नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि सी टेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, जैसे कि रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, बी टेट, एस टेट, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें ताकि दोस्तों क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जो याद करने वाले हैं आप उनको याद करते जाइएगा और जो समझने वाले हैं पैडागोजिकल क्वेश्चन है ना उनको आप समझते जाइएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों जो मूल्यांकन रहता है ना उसकी प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आपके ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ना दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोस्तों वैधता भी होना चाहिए मूल्यांकन में और विश्वसनीयता भी होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एक बार मान लीजिए हमने किसी बच्चे का मूल्यांकन किया और उसने जिस प्रकार का प्रदर्शन फर्स्ट टाइम में किया, यदि दूसरे टाइम में भी उसी प्रकार का मूल्यांकन करता है तो उसे विश्वसनीयता कहा जाता है। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठता, ये सभी के सभी जो है ना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया है। आपके ऑप्शन है रूसो, जॉन डीवी, डॉक्टर वी.एस. ब्लूम या फिर किलपैट्रिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है ना उसको त्रिकोणात्मक रूप से डॉक्टर वी.एस. ब्लूम ने प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया दोस्तों, डॉक्टर वी.एस. ब्लूम ने प्रस्तुत किया है। याद रखना रूसो की दोस्तों एक बुक है एम.एल, ठीक है ना। कौन सी, एम.एल एक बुक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी कि एम.एल जो पुस्तक वह किसकी है, तो वह रूसो की है। उसके बाद दोस्तों हम वहीं पर बात करेंगे डॉक्टर वी.एस. ब्लूम की। तो दोस्तों इन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। दोस्तों इनके सिद्धांत की जो एक क्लास है ना वह कंप्लीट आपकी ले ली जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपके सामने कोई वस्तु है और आपको यह जानना है कि वह किस प्रकार की वस्तु है, तो आप कैसे तय करेंगे। क्या आप उसकी परीक्षा लेंगे, तो बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। आप वस्तु की परीक्षा कैसे लेंगे। उसके बाद दोस्तों मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन मेरे को सही लग रहा है, लेकिन दोस्तों हम आगे और भी देखेंगे मापन से या फिर ये सभी से। दोस्तों देखिएगा मापन से भी संभव नहीं है और ना ही यहाँ पर ये सभी तो होंगे ही नहीं क्योंकि परीक्षा नहीं है और ना ही मापन है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर मूल्यांकन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपके सामने एक वस्तु है तो आपको उसके बारे में जानना है कि ये किस प्रकार की है, तो आप उसको देखेंगे ना, तो आप उसको समझेंगे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता उतनी ही होगी। तो दोस्तों कोई परीक्षण है, ठीक है ना, हमने एक बच्चे का मतलब कि मूल्यांकन किया और उसके जो परिणाम निकल कर सामने आए और उसके बाद दोस्तों हमने फिर से मूल्यांकन किया तो वही परिणाम उसके बाद में भी निकल कर आए, तो उस प्रकार ये विश्वसनीयता है। उसके बाद में दोस्तों यदि विश्वसनीयता अधिक होगी किसी परीक्षण की तो उसकी वैधता कैसी होगी दोस्तों, क्या कम होगी। बिल्कुल ही नहीं दोस्तों, कम तो होगी नहीं, ना ही दोस्तों सामान्य ना ही बराबर, बल्कि अधिकतम होगी। क्या होगी दोस्तों, अधिकतम होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन सी टेट में जरूर से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये परीक्षण है उनमें से मतलब कि यहाँ पर देखिएगा एक अच्छा परीक्षण है उसमें वैधता भी होना चाहिए, विश्वसनीयता तो बिल्कुल होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी एक परीक्षण है तो उसका सिर्फ केवल एक ये मोटिव नहीं होना चाहिए, यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि बच्चे को सिर्फ उत्तीर्ण ही करना है, ठीक है ना। तो इसकी यह विशेषता नहीं होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो मान लीजिए दोस्तों आपकी क्लास के जो कई बच्चे हैं वह रटते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं, तो वह जो रटने की प्रवृत्ति है ना उसको रोकने के लिए आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, क्या निबंधात्मक। तो दोस्तों देखिएगा यदि आप उनसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे तो वे उसको रटेंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय, यदि दोस्तों आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक ये क्वेश्चन करते हैं ना तो बच्चे जो है ना रटने की प्रवृत्ति की ओर और ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप उनसे वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है ना वह पूछते हैं तो उससे क्या होगा, बच्चों की जो रटने की प्रवृत्ति है ना वह कम होगी, या मतलब कि दोस्तों या यूं कहें कि समाप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण है ना उससे पहले आपको निदानात्मक जो परीक्षण है ना उसके बारे में जान लेना।
बेटर होगा। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बच्चे को आपने कुछ सिखाया, उसके बाद दोस्तों आपने उसका टेस्ट लिया और उसमें जो कमियां निकल कर सामने आई हैं, ठीक है ना, उस बच्चे के उस टेस्ट में, तो आप उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसको निदान कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप उन कमियों को सुधारेंगे तो उसको उपचार कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों समय व अवधि पर तो ऐसा तो कुछ नहीं है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि मान लीजिए दोस्तों एक बच्चा है, ठीक है ना, उसने कोई मतलब कठिनाई, मतलब उसको कोई टेस्ट है उसमें मतलब उसने कुछ गलती की, तो हम उसका निदान करेंगे ना। पहले तो क्या करेंगे, उसको जानेंगे ना, जो कि निदानात्मक परीक्षण में, उसी के बाद तो हम उपचार करेंगे ना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में यही दिया गया है कि समस्या के कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उपलब्धि निर्भर करती है। तो दोस्तों जो उपलब्धि रहती है ना, वह किस चीज़ पर निर्भर करती है, योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर, प्रेरणा पर, योग्यता पर, या फिर आलस्य पर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर योग्यता है और यहाँ पर प्रेरणा है, और इन दोनों का समावेश ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि एक बच्चा है, यदि उसे उपलब्धि चाहिए तो उसको पर्याप्त मात्रा में प्रेरणा और उसमें योग्यता भी होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, स्वप्न विश्लेषण किसकी पुस्तक है। बुक्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना सीटेट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ना उनको बताने वाला हूं कि जो स्वप्न विश्लेषण है किसकी पुस्तक है। स्किनर की, जिन्होंने दोस्तों चूहे पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। जॉन डीवी, सिगमंड फ्राइड, या फिर पियाजे, जिन्होंने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और 4 स्टेज दिए और अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम स्वप्न विश्लेषण बुक की बात कर रहे हैं, तो यह सिगमंड फ्राइड जी ने दी है। किसने दी है, सिगमंड फ्राइड जी ने दी है। अब बात सिगमंड फ्राइड की हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कौन सा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया। इन्होंने मन के 3 भेद बताए। कौन कौन सा बताया दोस्तों, एक तो हो जाएगा यहाँ पर चेतन, जो कि दोस्तों यहाँ पर कितना रहता है, 10% रहता है, और अचेतन बताया इन्होंने। उसके बाद दोस्तों अर्धचेतन बताया। अर्धचेतन जो है ना, चेतन और अर्ध जो मतलब अचेतन है ना, उनके बीच का हिस्सा है। और इन्होंने मन के भाग को, जो मतलब बर्फ का टुकड़ा है ना, उससे इसको कंपेयर किया। और इन्होंने दोस्तों व्यक्तित्व के 3 भाग बताए, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो आप इनको याद रखना। उसके बाद दोस्तों एमिल किसकी बुक है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, एमिल रूसो की बुक है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर द रिपब्लिक, ठीक है ना, द रिपब्लिक किसकी बुक है, प्लेटो की है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डी एनिमा, कौन सी बुक दोस्तों, डी एनिमा का लेखक कौन है, तो यहाँ पर डी एनिमा जो है ना वह अरस्तु जी की बुक है। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने जो पिछली एक क्लास ले ली गई है, मतलब कि कल जो हमने क्लास कंप्लीट की थी, यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सीटेट में आने के 101% चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आ जाता है, उसका एक ही उत्तर होता है, या फिर इसके कई उत्तर होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, उसका एक ही उत्तर होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, वह काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बच्चों से पूछने के लिए यहाँ पर क्लासेस में कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो निबंधात्मक प्रश्न रहते हैं, दीर्घात्मक प्रश्न रहते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं ना, उनके मुकाबले। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो दोस्तों बच्चे का शारीरिक विकास जो है ना, उसको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दर्शा रहा है, नकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं, गुणात्मक तक जो है ना दोस्तों वह शारीरिक विकास को नहीं दर्शाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों सकारात्मक। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सकारात्मक भी इसका राइट आंसर नहीं है, बल्कि मात्रात्मक जो है ना, यह बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है। कैसे, तो दोस्तों देखिएगा, आप ही हैं, ठीक है ना, आपकी लंबाई बढ़ रही है ना, आपका वजन बढ़ रहा है, ठीक है ना, आपके जो हाथ हैं वह लंबे हो रहे हैं, अंगुलियां वगैरह, ठीक है ना, बाल। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसको कहा जाता है मात्रात्मक, मतलब आप उसको सामने तौर पर देख सकते हैं, तो इसको मात्रात्मक विकास कहा जाता है। तो यह शारीरिक विकास को मतलब पूरी तरह से डिफाइन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ये मतलब एक व्यक्ति है, बार बार गलती करता है फिर सीखता है, और ऐसा तो सभी करते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती ना हो। तो दोस्तों यह किस सिद्धांत पर आधारित है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पर इस पर तो आधारित है ही नहीं, इंसाइट पर भी नहीं है, शास्त्रीय कंडीशन इस पर भी नहीं है, जो कि दोस्तों पावलव ने दिया, और पावलव को 1904 में कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करने पर
नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परीक्षण और त्रुटि या यूं कहें प्रयास में त्रुटि, ये जो सिद्धांत है ना, यह थॉर्नडाइक जी ने दिया था बिल्ली पर प्रयोग करके। तो इनके सिद्धांत मतलब क्या कहते हैं कि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। अब बात थॉर्नडाइक की हुई है, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम मुख्य हैं जो कि, और मतलब कि उन्होंने गौण नियम 5 दिए हैं। लेकिन हमको यहाँ पर मुख्य नियम को याद रखना है, जैसे कि पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। जो लास्ट क्लास है ना दोस्तों, उसमें गाइज हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है और थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको फ्री PDF और नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया। ये दोस्तों ए और जो C है ना, बिल्कुल सही है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और इसी को गेट्स वगैरह जो मनोवैज्ञानिक है ना, अनुभव द्वारा व्यवहार द्वारा जो हमारा मतलब कि जो मतलब अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, उसको ही सीखना कहा जाता है, उसको ही अधिगम कहा जाता है। गेट्स व अन्य की यह है परिभाषा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, गुणात्मक प्रक्रिया है। क्योंकि हम विकास को जो है ना, उसको सामने तौर पर, बाहरी तौर पर नहीं देख सकते, बल्कि दोस्तों जो वृद्धि है ना, यह मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्योंकि किस प्रकार बच्चे लंबा हो रहा है, ठीक है ना, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, मोटाई में वृद्धि हो रही है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसको हम मात्रात्मक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विकास है ना, वह गुणात्मकता से रिलेटेड है, मात्रात्मकता से नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 मतलब 110 के मध्य है, वह है। तो दोस्तों एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, तो वह बच्चा किस प्रकार का है। प्रखर बुद्धि मतलब सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। तो दोस्तों यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने बुद्धि को मतलब कई स्तरों पर बांटा है। जैसे कि दोस्तों 90 से लेकर 110 के मध्य जो है ना, यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है तो उसको सामान्य बुद्धि का बच्चा कहा जाता है, और 140 से जो ऊपर रहती है उसको प्रतिभाशाली कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। तो दोस्तों जो बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, जो कि 2009 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर दोस्तों संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। ये 6 से लेकर 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों जो हर्बर्ट गार्डनर है ना, उन्होंने कई मतलब बुद्धि के कई प्रकार बताए, तो इनमें से कौन सा नहीं है। स्थान संबंधी बुद्धि बिल्कुल है, अंतर्व्यक्ति को अंतर्व्यक्ति भी है और भाषात्मक बुद्धि भी है, लेकिन भावनात्मक बुद्धि इनका जो है ना, इन्होंने नहीं दी है। तो इनमें से दोस्तों नहीं पूछा गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो है ना, बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कब दोस्तों 2019 में मतलब कि ये पारित हुआ, 2010 में लागू हुआ था, और जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो दोस्तों अब इस प्रकार क्वेश्चन यदि आपके सामने आएंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल सॉल्व करके बताने वाला हूँ। आप किस प्रकार से उनको आसानी से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड में आप उनको कंप्लीट से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर बताइएगा, 125, 80, 120 या फिर 100। तो गाइस देखिएगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वास्तविक मतलब कि जो मानसिक आयु है उसको, ठीक है ना, उसके बटे में क्या करना है दोस्तों, जो हमारी वास्तविक आयु उसको मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। अब 100 से दोस्तों हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 500 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 500 में 4 का अपन भाग दे देंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 एकम 4 एक बार, उसके बाद दोस्तों 1 बचता है, कितना होता है 10 हो जाता है यहाँ पर। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो फिर कितना बचता है, 2 बचता है, और 2 और 0 20 हो गया। 4 का 20 में करेंगे तो 5 बार, मतलब कि 125। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मतलब कि डेफिनेशंस होती हैं ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बताइएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह मतलब कि यह किसने कहा है। BN झा ने,
स्किनर ने, डेविस ने या फिर वुडवर्थ ने। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ना, यह स्किनर जी ने दी है। किसने दी है? स्किनर जी ने दी है। और स्किनर जी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन को आपको यहाँ पर मैं समझा चुका हूँ पहले भी, और इनका एक सिद्धांत जो है ना दोस्तों, उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट तौर पर एक क्लास अलग से मतलब कि यहाँ पर ली गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिलते जाएंगे। तो पूरी क्लास में आप देख सकते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कि कोई भी क्लास हो और उसमें पियाजे का क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और सीटेट का एग्जाम बिना पियाजे के क्वेश्चन के बन नहीं सकता। तो याद रखना। अब दोस्तों हम यहाँ पर पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो अवधि है ना दोस्तों, वह 11 से 15 वर्ष तक रहती है। लेकिन हम पियाजे के तो मतलब जो पियाजे का जो सिद्धांत है ना, उसको कंप्लीट देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पियाजे ने जो है ना, वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और अपने ही बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है ना, किस पर? अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया है। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी दी हैं? पहली हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था, जो कि दोस्तों जन्म से लेकर 0 से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 तक। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मूर्त 7 से लेकर 11 तक। और 11 से लेकर 15 तक तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख ही रही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ना, 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो दोस्तों जो गर्भ रहता है उसमें बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आपके ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। तो गाइज हम लोगों ने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और आपको यहाँ पर डेली की डेली यहाँ पर आपको 20 क्लास की ही डेली की डेली मनोवैज्ञानिक क्लासेस मिलती जाएंगी। और दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और लगभग 2000 मतलब कि 2000 से 3000 के लगभग जो क्वेश्चन है ना मनोविज्ञान के, हम इन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप दोस्तों क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करते जाइए। और साथ ही में दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल जो नोट्स वगैरह ना, उन सभी के मतलब है सभी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और आपके नोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर वो नोट्स भी मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।